हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज है डे 3 ऑफ पॉलिटी। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में और पार्ट 1 एंड 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये जो नोट्स है वो परमार सर की प्रीमियम नोट्स हैं और बिल्कुल हम लोग टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से इस नोट को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रह सकूं। तो आप देखिए, जो प्रियम्बल प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना होता है, जिसके अंदर पूरा जो लेखा जोखा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद ऐड की गई थी। क्योंकि कोई भी समरी जो होती है वो जब पूरी चीजें हो जाती हैं उसके बाद ही लिखी जा सकती हैं, कि वो छोटे में सारी चीजें बता दे कि क्या है एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जब भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इतनी मोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आपको एक आइडिया लेना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप प्रियम्बल से ले सकते हो। तो अभी हम लोग प्रियम्बल को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी आप बस एक बार ऊपर से देख लीजिए कि हमारा प्रियम्बल कैसा दिखता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आप लोग देख लीजिए कि प्रियम्बल होता क्या है। तो इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्शन यानी सबसे पहले ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, ये जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं, रखी गई हैं। विच स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग को हमारा रीजन बताती है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं कहीं ना कहीं वो ऊपर ऊपर से बताने का काम करती है। टेल्स अस अबाउट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट वॉज मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई समरी लिखना है तो पहले वो स्टोरी एंड होगी, उसके बाद ही आप उसका सारांश लिख पाओगे। ठीक है, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 13 दिसंबर 1946 में और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। अब हम लोग देखते हैं कुछ कमेंट्स ऑन प्रियम्बल, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि इसके पहले भी हम लोग तीन चीजें देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि वो कमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, कि तीन कमेंट्स किए गए थे। तो अब प्रियम्बल के ऊपर भी दो कमेंट्स किए गए। पहला ये किया गया कि ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये देखते ही आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सोशलिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात करता है। ठीक है, सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है, सेकुलर की बात करता है, यानी कि कोई भी जो हमारा देश है उसका कोई अपना एक कोई जो है वो धर्म नहीं है। ठीक है, कोई एक अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है, वो रिपब्लिक की बात करता है कि देश की जनता ही तय करेगी कि कौन सरकार बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक आईडी कार्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे कहा था एनए, एनए पालखीवाला ने। इसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है वो कहा था आपका के एम मुंशी ने। उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि होरोस्कोप वो चीज होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप पूरा मतलब पूरी चीजें एक पॉइंट से देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप सिर्फ एक पन्ने में देख सकते हो। ये चीज कहा था के एम मुंशी ने, पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो ये हमारा इंग्लिश वर्जन ऑफ प्रियम्बल है और ये आपका हिंदी वर्जन ऑफ प्रियम्बल है। आप दोनों ही देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे एक बार आप अपने आप से पढ़ भी लीजिए। ठीक है, हालांकि अभी मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे स्टार्ट है सारी चीजें। ठीक है, तो आप देखो इसको हम लोग बेसिकली तीन चीजों में बांटते हैं। पहला तो है हमारा नेम, दूसरा है ऑब्जेक्टिव जो कि जस्टिस से शुरू होता है और फ्रेटर्निटी तक जाता है, और हमारा तीसरा है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, कि इसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये 6 ऑफ नवंबर 1949 में इसे क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो आप ये हिंदी वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन आराम से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, आप खुद ही देखो। लिखा हुआ है सबसे पहले कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर आपका प्रियम्बल लिखा हुआ है, यानी ये हेडिंग डली हुई है। अब जो सबसे पहला हम लोग के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हाईलाइटेड लिखा गया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि ये सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस प्रियम्बल को कोई राजा महाराजा ने नहीं लिखा है, ठीक है, या कोई ऐसे लोगों ने नहीं लिखा है कि वो लिखें और कह दिए कि अब ये आप लोग को करना है सारी चीजें। ऐसा नहीं है, हम लोगों के ही द्वारा लिखा गया है ये, क्योंकि अब हम लोग तो नहीं लिख सकते हैं। तो जो देश की जनता ने जिसको इलेक्ट किया था, उन्होंने जिसको इलेक्ट किया, उनके द्वारा ये लिखा गया। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता के द्वारा ही तो लिखवाया गया, लिखा गया, उन्हीं के हित में लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि एक बंदे ने नहीं लिखा है इसको, कहीं ना कहीं पूरे जो हमारी पीपल ऑफ इंडिया है उसने लिखा है, हमारे देशवासियों ने लिखा है, क्योंकि उनके द्वारा इलेक्टेड लोगों ने ही लिखा है, कोई राजा महाराजा लिख करके नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सोर्स है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड enacted by people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। तो ये अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो लोगों द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं लिखा गया, कोई राजा महाराजा ने इसे हैंडेड नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स का यूज किया गया है जिसको आप लोग को जान लेना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर टर्म का यूज किया गया है, अब देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आपका सोअरिज्म। तो सोअरिज्म मतलब होता है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे देश की जनता है उसी के पास पूरी राइट्स हैं, पूरे जो आपके अधिकार हैं कि वो अपने इंटरनल एज वेल एज जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनको लेकर के डिसीजन ले सके। बाहरी देश की कोई भी सरकार हमारे देश की सरकार के ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकती है, वो उसको बाध्य नहीं कर सकती है कि वो वही फैसला ले जो वो चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, यानी कि जो पैसा है हमारे देश का वो सबको बराबर बराबर बटे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और बहुत कोई गरीब हो जाए, तो सबको बराबर का हक मिले, वही क्या कहलाता है, आपका सोशलिस्ट कहलाता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रेड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था, रसिया से दिया गया था। जबकि कैपिटलिस्ट क्या है आपका, यूएसए है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया पहले तो सोशलिस्ट था, अब क्या होते जा रहा है, मिक्स्ड होते जा रहा है, यानी कैपिटलिस्ट भी हो रहा है और सोशलिस्ट भी हो रहा है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि वेल्थ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ना हो। ठीक है, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है कि वो मिक्स्ड हो रहा है, यानी कि कैपिटलिस्ट भी है और उसके अंदर फ्यूचर्स जो है वो आपके सोशलिस्ट के भी हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। तो सेक्युलर मतलब होता है कि सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी सिटीजन्स जो है हमारे, उनको पूरी जो फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा भारत है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है, जबकि अगर आप पाकिस्तान वगैरह को देखोगे तो वो एक इस्लामिक नेशन है, नेपाल जो है वो एक हिंदू नेशन है। ठीक है, तो उन लोगों का अपना एक ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे सारे धर्मों को बराबर तरीके से देखना पड़ेगा, उसको इक्वली क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब ही होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब कि पीपल ही गवर्नमेंट बनेंगे चुन करके। गवर्नमेंट बाय पीपल का मतलब है कि पीपल के द्वारा ही वो गवर्नमेंट चुनी जाएगी और पीपल के लिए ही गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable, the government is run according to some basic rules, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यही होता है आपका डेमोक्रेटिक। आगे देखते हैं अब रिपब्लिक क्या होता है। तो रिपब्लिक होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि यहाँ पर है आपका, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, कोई भी हेरिडिटरी पोजीशन से नहीं आएगा। हेरिडिटरी पोजीशन का मतलब है कि किंग का बेटा, फिर उसका बेटा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि पब्लिक द्वारा ही वो क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। जबकि यूके क्या है, यूके जो है वो एक रिपब्लिक नेशन नहीं है, रिपब्लिक स्टेट नहीं है, यानी वहां पर जो राजा है उसका लड़का अगला राजा बनेगा, उसका लड़का अगला राजा बनेगा। तो इस तरीके का सिस्टम होता है यूके के अंदर। ठीक है, वंशावली इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि वंश के ही लोग जो है वो आपके हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे, ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। तो सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। ठीक है, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और आपकी जेंडर के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है।
सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी reduced, यानी कि जो अभी हम लोगों ने बताया था सोशलिस्ट के अंदर ये आता है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा जो वेलफेयर के काम है वो गवर्नमेंट करेगी, और बाकी सबके लिए तो बराबर करेगी ही करेगी। तो ये चीज़ लिखा हुआ है हमारे जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। दे आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, यानी कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी राइट टू एक्सप्रेशन आप कह सकते हो लिबर्टी हमें देता है। इक्वालिटी, तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, यानी लॉ के सामने सभी क्या है, बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो पहले छुआछूत जैसे होता था या जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, इन सारी चीज़ों को एंड किया जाता है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी सभी को क्या मिलेगी, बराबर की हकदारी मिलेगी, सबको बराबर का क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये कहता है इक्वालिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा, तो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी हम लोग को बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है कि हम लोग एक ही परिवार का हिस्सा है, उस एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, यानी कि कोई भी जो है वो आपके सिटीजन को बड़ा या छोटा नहीं समझेगा, सब हमारे क्या है, इक्वल हैं, सभी को बिल्कुल ऐसे समझना है कि सारे हमारे फैमिली का क्या है, हिस्सा हैं, सारे मेंबर्स हैं एक ही फैमिली के। तो ये कहता है हमारा फ्रेटर्निटी। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और लिखा हुआ है कि द टर्म्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, इन सभी टर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। लिबर्टी मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। इक्वलिटी मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रेटर्निटी मतलब अभी भी मैंने बताया कि सभी आपस में एक ही मेंबर, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ऐसा बिहेव करेंगे। रिपब्लिक मतलब जो इलेक्ट होगा गवर्नमेंट के रूप में वो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, और पब्लिक में से ही होगा। तो आर टेकन फ्रॉम फ्रांस, ये सभी फ्रांस से लिया गया है। एंड द आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टेकन फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाता है यहाँ से कि हम लोग का संविधान जो है वो कितने देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को बना करके बना है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रियम्बल है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं समरी होता है, सारांश होता है, ठीक है। तो ये जो समरी होती है वो हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा उसके बाद प्रियम्बल लिखा गया, ठीक है, हालांकि इसको पहले पन्ने पर रखा गया लेकिन जो लिखा गया था वो आखिरी में लिखा गया था। तो प्रियम्बल जो है वो क्योंकि आखिरी में लिखा गया तो इसीलिए ये सवाल उठते थे पहले कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है तो क्या इसके अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, यानी बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के अब तक दो केसेस हुए थे। पहला जो हमारा केस हुआ था वो हुआ था बैरूबरी यूनियन केस 1960 में, और दूसरा केस जो हमारा हुआ वो हुआ था केशव नंदा भारती केस 1973 में, यानी कि उसी के 13 साल बाद। अब पहले केस में ये निष्कर्ष निकला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले बना, प्रियम्बल बाद में बना, तो प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो प्रियम्बल का तो कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, तो प्रियम्बल के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। ये हमारा कहा था 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब बाद में केशव नंदा भारती केस चला तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात माननी पड़ी कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके अंदर भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, और बाद में चल करके 1976 में अमेंडमेंट किए भी गए, कई नए वर्ड्स जोड़े गए, ठीक है। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। जैसे अभी हम लोग जो सेकुलर पढ़े, सोशलिस्ट पढ़े, ये सारे वर्ड्स नहीं थे। ये देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सारे जो टर्म्स हैं वो पहले नहीं थे, ये बाद में संशोधन करके लाया गया, ठीक है। तो प्रियम्बल हैज बीन अमेंडमेंट ओनली वंस, अभी तक बस एक बार ही इसको चेंज किया गया है, जो कि किया गया था 42nd CA से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 में। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ टर्म्स जोड़े गए थे जो कि आपका इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी सिस, ठीक है, सिस्टर ब्रो सिस आप लोग बोलते ही हो, तो सिस से याद रख सकते हो सेक्युलर, आई से आप याद रख सकते हो इंटीग्रिटी, और दोबारा इससे आप याद रख सकते हो सोशलिस्ट, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एनफोर्सेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल।
तो जो प्रियम्बल में चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी मैंने आपको बताई भी, तो ये इसका मतलब ये लागू हो रही है नहीं हो रही है क्या, इसको लेकर के अगर वो नहीं हो रही है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं क्या, कोर्ट इसके लिए कार्रवाई करेगा। तो पहले ही पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर देता है कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट इसको लेकर के कोई भी अपना रूल नहीं जता सकता है कि इसको एनफोर्स करना है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ही अंदर ऐसी मोरल ड्यूटीज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसे फॉलो करे। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो आप कोर्ट में जा करके उसके ऊपर कोई भी पिटीशन वगैरह नहीं डाल सकते हो। इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर रिस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है लेजिस्लेटर पे, बट इट कैन बी कंसिडर एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक सूल है, एक आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको फॉलो करना चाहिए। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। तो अब हमारा प्रियम्बल खत्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 में बेसिकली यूनियन यानी कि हमारा जो पूरा भारत देश है उसके बारे में बताया गया है, और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 में बताया गया है। तो अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अपना आर्टिकल नंबर 1। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1 की, जिसके अंदर नेम ऑफ द यूनियन और टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल के अंदर भी क्लॉजेस दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 क्लॉज है, ये 2, ये 3, यहाँ पर ABC जो है ये आपका सब क्लॉज है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है। अब देखिए जो पहला क्लॉज कहता है आर्टिकल नंबर 1 में, वो कहता है इंडिया डैट इज़ भारत, यानी कि यहाँ पर इंडिया के नेम को लेकर के डिस्कस किया गया है कि इंडिया जिसका नाम भारत भी है, सॉल्व या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, अभी ये क्या होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसकी भी डेफिनेशन लिखी गई है, अभी हम लोग उसको नीचे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान जाओ कि इंडिया उसी का नाम भारत है, और वही को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। ठीक है, द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज देयर ऑफ सॉल्व बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हम सभी को पता है कि फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, तो जो वहां पर बताया गया है उतनी टेरिटरीज रहेगी, ये बताया गया आपके सेकंड क्लॉज में। थर्ड क्लॉज कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया सॉल्व कंप्राइज, यानी जो टेरिटरी होगी इंडिया की वो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो होंगी द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो आपका अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनकी टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो जो फर्स्ट शेड्यूल में यूटी के बारे में यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी भी आपकी जो है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगी, और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और अगर हम लोग बाद में कोई टेरिटरी ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी इंडिया का ही हिस्सा हो जाएगी। जैसे बाद में क्या आया था, आपका सिक्किम आया था, तो वो भी बाद में क्या हो गया, पूरी तरीके से इंडिया का हिस्सा हो गया। तो ये बात तो ये बात यहाँ तक कही गई है। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी को लेकर के, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या लिखा था सबसे पहले, इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पर लिखा था ना सॉल्व बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, अब वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब होता है कि नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट्स क्या होती हैं, हमने अभी आपको फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम है, एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, म्यूनिसिपल्स अलग होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी जो स्टेट्स हैं उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, यानी इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई स्टेट के पास कोई ऐसा राइट नहीं है, स्टेट मतलब राज्य के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो अलग होकर के एक अपना अलग देश बना ले। ठीक है, तो ये आपका कह रहा था यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि इंडिया जो है वो एक ऐसा यूनियन है जो कि और टूट नहीं सकता है, यानी इसके राज्य अलग अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब अलग अलग होकर के और अपना नेशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन राज्य टूट सकते जरूर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी जो इसके स्टेट हैं, जो इसके राज्य हैं, वो जरूर टूट सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश टूट करके क्या बना था, आपका उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश टूट करके अपना एक अलग नेशन बना ले, एक अलग कंट्री बना ले, एक अलग यूनियन बना ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो यहाँ पर बात की गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स पे। A new state that is formed through a treaty or an agreement between various units। ठीक है, और इसका मतलब एक ये भी होता है कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो जुड़ करके एक यूनियन बना लेते हैं। जैसे यूएस जो है वो आपका क्या है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी अब यूएस भी टूट नहीं सकता, लेकिन क्या है, विद
इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी अब इसके स्टेट भी नहीं टूट सकते, यानी कि जैसे हम लोग का यूपी टूट करके उत्तराखंड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेट टूट करके और स्टेट्स नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूटे हुए स्टेट जुड़ करके ही एक नेशन बना है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। यानी कि कोई स्टेट जो है वो बना किस तरीके से है कि उसके अंदर ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ वेरियस यूनिट्स को लेकर के, और फिर वो एक नया क्या बन गया, देश बन गया। और इस ट्रीटी में ये कहा गया कि अब वो और नहीं टूट सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उनके स्टेट्स हैं वो और नहीं टूट सकते हैं, वो उतने ही रहेंगे। लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या है, स्टेट्स आपस में टूट टूट के और स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो अपना एक सेपरेट नेशन नहीं बना सकते हैं। तो होप आपको ये टाइप ऑफ पॉलिटी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 को लेकर के, यानी कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो इंडिया है वो तो आपका इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो उसके स्टेट्स हैं वो तो डिस्ट्रक्टिबल है, यानी टूट सकते हैं। तो उनको लेकर के अब यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल नंबर 2 की, कि कैसे एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, इनकी बात की गई है। तो उसके अंदर भी सब क्लॉजेज हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो सेकंड वन में कहता है कि पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, यानी कि पार्लियामेंट ही जो है वो लॉ बना सकता है कि कैसे, क्या मतलब लॉ बनाना है, स्टेट्स कैसे जुड़ेंगे, कैसे एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, तो उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये सारी जो लॉ है वो केवल पार्लियामेंट बना सकता है। इसके अंदर देखिए क्या है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। ठीक है, यानी बाद में जो हमारा सिक्किम है वो भारत के अंदर जुड़ा था, और किस अमेंडमेंट में जुड़ा था, तो वो 36 अमेंडमेंट 1975 एक्ट में जुड़ा था। तो इतनी सी बात हमारे आर्टिकल 2 में कही गई है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 3। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है, उसकी एरियाज का जो उसकी बाउंड्रीज है उसको थोड़ा चेंज करना है, ठीक है, या फिर उसका नाम ही बदल देना है, इसको लेकर के आर्टिकल 3 में बात की गई है। अलग अलग आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉजेस में लिखा गया है कि पहले क्लॉज में लिखा गया है कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी नया स्टेट हम लोग बना सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स की टेरिटरीज वगैरह को लेकर के, और उसका नेम वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, अल्टर द बाउंड्री, यानी किसी की बाउंड्री को भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने स्टेट्स के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस सॉल्व बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द President, and unless where the proposal contained in the bill affects the area boundary or name of any states, the bill has been referred by the President to the legislature of the state for expressing its views। यानी इसके अंदर इतना कहा गया है कि ये फिफ्थ जो है वो आपका सीए में ये इतनी बात कही गई थी कि कोई भी अगर आपको लॉ वगैरह बनाना है या ये सारी चीज़ें करनी है, तो पहले प्रेसिडेंट की जो है वो आपकी रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पर कही गई थी। अब देखिए आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, यानी कि अगर आप आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर कोई लॉ वगैरह बनाते हो तो आपको चेंज करने पड़ेंगे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग की टेरिटरीज की बात करता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर सेकंड या थर्ड में कुछ लॉ वगैरह बना रहे हो, स्टेट्स वगैरह को आगे पीछे कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आप टेरिटरी चेंज कर रहे हो। और फोर्थ शेड्यूल है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, तो वो भी बदल जाएंगी, क्योंकि अगर जो हमारा राज्य है उसके अंदर अगर आप बाउंड्री को आगे पीछे कर रहे हो तो पॉपुलेशन भी आगे पीछे होगी। ठीक है, अगर नया बना रहे हो तो बिल्कुल नया राज्य बनेगा। तो इस तरीके से मतलब हमारा फोर्थ और फर्स्ट जो शेड्यूल है उसके अंदर आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर आप आर्टिकल नंबर 2 और 3 को बनाते हो। ठीक है, उसके अंदर चेंज करते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368। ठीक है, इंडियन टेरिटरी इज टू बी seceded then amendment is needed। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब सिंपल से ये कहा गया है कि जब भी इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर अगर कमी की जाती है तभी अमेंडमेंट किए जाने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अपने स्टेट्स के अंदर जो भी चाहो अंदर ही अंदर कर सकते हो। ठीक है,
मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी, आप इसको कम मेजोरिटी के साथ भी, सिंपल मेजोरिटी के साथ भी चेंजेस कर सकते हो अगर आप यूनियन के अंदर कर रहे हो। लेकिन अगर आप यूनियन लेवल पे कर रहे हो तो फिर आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 100 CA जो कि 2014 में किया गया था, वो इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर के किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो कुछ इंडिया का भाग था वो बांग्लादेश को दिया गया, और कुछ बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो इंडिया को दिया गया। तो ये एग्रीमेंट क्योंकि इंडिया को सीसीडेड यानी पूरे इंडिया लेवल पर की गई थी, मतलब कि इंडिया के अंदर ना होकर के इंडिया और दूसरे देश के साथ की गई थी, तो यहाँ पर क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 100 अमेंडमेंट अब तक हो चुका था, 2014 में किया गया था। अब देखिए क्या है, इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है, कि कैसे हमारे जो स्टेट्स हैं वो बने, और इंटीग्रेशन यानी कैसे वो आपस में मिलें जुड़े। ठीक है, इनके बारे में बात की गई है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था यानी 1947 में, तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिसके अंदर राजवाड़े जो है वो रूल करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे बेटा, अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे। ठीक है, यानी कि अपना एक मोनोपोली भी रखते थे और साथ में अंग्रेजों को टैक्स दे देते थे कि आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए, लेकिन राज हम ही को करने दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे 562। तो बाकी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो सबका विलय हो ही गया भारत के साथ, लेकिन 3 स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। तो इनको भी भारत के अंदर आने के लिए क्या किया गया, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट्स के यानी कि कहीं ना कहीं वेपन्स दिखा करके इनको भारत के अंदर जोड़ा गया। जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम कराया गया यानी वोटिंग कराई गई, और वहां के लोगों ने किसको चुना, भारत को चुना। हैदराबाद में पुलिस एक्सेशन हुआ, यानी कि पुलिस के जरिए जबरदस्ती करके हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बनाया गया। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो किया गया था जो कि सितंबर 1948 में किया गया था। तो ये हमारे जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी बाद में भारत का हिस्सा बने, जो कि पहले नहीं बनना चाहते थे, वो अपना सेपरेट नेशन चाहते थे, एक सेपरेट स्टेट बन करके निकले थे। ठीक है। तो अब देखिए 1950 तक क्या हुआ कि 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि 4 भागों में हमारे स्टेट्स को बांटा गया। एक था आपका पार्ट ए, एक था आपका पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है। तो अभी तक तो ये इतना ही पे ही था, लेकिन अभी आपका स्टेट्स फॉर्म नहीं हुए थे, मतलब कि जैसे अभी आज के टाइम का उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, अभी इस तरह का कोई फॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ इसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके पुकारा जाता था। अब देखिए कॉमिटी फॉर्म्ड हुई ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि लोगों का क्या कहना था वहाँ के कि हमें आप लैंग्वेजेस के बेसिस पे क्या करिए, आप अपना अपना वो कर दीजिए कि ये आपका स्टेट है, ये आपका स्टेट है। तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे वो करना चाहते थे जो वहाँ के लोग थे। लेकिन भारत सरकार क्या चाहती थी कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे ना बांटें। लेकिन लोगों लगातार क्या करते थे, आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग कमेटी बैठाई गई कि क्या करना चाहिए। तो पहली कमेटी थी वो आपकी थी धर कमेटी, जो कि 1948 में फॉर्म हुई थी, जिसके चेयरपर्सन थे SK धर। तो स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये यहाँ से निष्कर्ष निकला था कि कहाँ से स्टेट को चलाना ज़्यादा आसान होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना कैसा ज़्यादा आसान होगा, उस बेसिस पे हम स्टेट बनाए, ना कि हम लोग लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनाए। ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपके धर कमेटी ने, जिसके चेयरपर्सन थे SK धर। फिर इसका विरोध हुआ क्योंकि लोग क्या चाहते थे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन चाहते थे। तो फिर दूसरी कमेटी बनी जिसका नाम था JVP कमेटी। इसके मेंबर्स कौन थे, इसके मेंबर्स देखो बेटा बहुत बड़े बड़े लोग थे। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी थे इसके अंदर। फिर आपके पट्टा भाई सीतारमैया थे। फिर आपके पट्टा भाई सीतारमैया थे। ठीक है। स्टडीड द रिकमेंडेशन ऑफ धर कमीशन एंड टू री इवेल्युएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जो धर कमीशन था इसके बारे में पूरी स्टडी की कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया है। जैसे इन्होंने क्या दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनने चाहिए। ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में भी देखा, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो विरोध हो रहे थे इसके बारे में इन्होंने इवेल्युएट किया कि क्या वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने फिर मतलब इसके बारे में भी उन्होंने क्या किया, पॉसिबिलिटीज को देखा समझा। ठीक है। और फिर हमारी आखिरी कमेटी बैठी, आखिरी कमीशन बैठा, जो कि थर्ड कमीशन था फजल अली कमीशन। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, SRC। इसके मेंबर्स कौन कौन थे, तो इसके मेंबर्स थे आपके जस्टिस फजल अली, KM पनिक्कर एंड HN खुंजरू।
तो ये तीन लोग जो थे इसके बड़े मेंबर्स थे। इट इज रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, यानी कि इसने ये रिजेक्ट कर दिया कि एक स्टेट का एक ही लैंग्वेज होगा। ऐसी कोई हम लोग जो है स्टेट इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किया जा सकता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इसके बाद जो हमारा पार्ट ए बी सी और डी वाली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था स्टेट का, वो खत्म हो गया। इनिशियली 14 स्टेट्स बने, 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ये जो आपका क्रिएट हुए थे, ये आपके हुए थे 1 नवंबर 1956 को। ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। और अब आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देते हैं कि ये करना क्यों पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था 1952 में जो डेथ हो गई थी पोट्टी श्रीरामुलु की, जो कि आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये क्या थे? ये थे आपके फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हुए थे कि आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, आपका धरना देते देते। ठीक है, तो प्रोटेस्ट करते करते ये फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो जनता थी उसके अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसीलिए जो आंध्र प्रदेश था उसको पहला ऐसा स्टेट बनाना पड़ा जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था भारत के अंदर 1953 में। बाकी स्टेट्स तो देखिए बाद में 1956 में बने, लेकिन ये 1953 में ही बन गया क्योंकि 52 में आपकी जो इनकी जो डेथ हो गई थी इसके बेसिस पे, पोट्टी श्रीरामुलु की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना भारत के अंदर 1953 में। और यही कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन रखा कि हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही अब स्टेट्स बनाएंगे। तो भारत सरकार को भी इसके आगे फिर झुकना पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने भी कहा कि हम इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं कि एक स्टेट की एक ही लैंग्वेज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लैंग्वेज के बेसिस पे बिल्कुल भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। ये बात जो है वो आपकी फजल अली कमीशन में कही गई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की। तो इसकी जो ट्रिक होती है आप याद रख सकते हो। आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो सारे स्टेट्स के नेम, ठीक है, कि कैसे क्या फॉर्म हुए थे। सबसे पहले देखिए, आम से आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश, और एम से याद रखोगे महाराष्ट्र। तो आम से क्या याद रखो आप? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश जो कि अभी हमने आपको बताया सबसे पहले ये बना था 1956 में, हालांकि ये फुल्ली फ्लेज्ड हुआ क्योंकि पहले तो इनिशियली ऐसे ही फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन जब ये एक्ट आया आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसके अंदर ये आपका फुल्ली फ्लेज्ड हुआ 1 नवंबर 1956 में। और फिर 1960 में जाकर के महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखोगे? गुनाह। तो गुनाह से आप याद रखोगे जी से गुजरात, और एन ए से आप नागालैंड। तो गुजरात 1960, नागालैंड आपका 1963। फिर इसी तरीके से आप हे, ठीक है, गुनाह में भी एच अभी भी एक बचा रह गया, तो यहाँ से हरियाणा। फिर आप यहाँ पर हे से याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। फिर मैम से याद रखोगे आप मेघालय और मणिपुर। फिर आप तुस्सी से याद रखोगे त्रिपुरा और आपका सिक्किम। फिर आप गाँव से याद रखोगे गोवा। और इसी तरीके से आप बाकी सारी चीज़ें भी अपना याद रख पाओगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे और आगे बढ़ा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, गाँव और मौज लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। और आपको देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बॉम्बे जो इनिशियली था उसी से दो स्टेट बने, एक आपका बना महाराष्ट्र और एक आपका बना गुजरात 1960 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई। गोवा भी जो था वो पहले आपका पुर्तगालीज लोग इसके ऊपर रूल करते थे, और फिर 1987 में जाकर के ये हमारे भारत का हिस्सा बना, यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, स्टेटहुड बना 56 सीए से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब देखिए यहाँ पर सिक्किम जो है ये एक स्पेशल केस हो जाता है, क्योंकि ये पहले जो आपके चौगल डायनेस्टी थी वो रूल यहाँ पर करती थी। ठीक है, ये एसोसिएट स्टेट बना आपका आर्टिकल सेकंड ए 35 सी ए 1974 में, मैंने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया भी था। और इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा जो मिला वो 1975 में मिला, आफ्टर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। अब देखिए यहाँ पर गोवा है, तो इसके अंदर भी आपको पता ही है ऑपरेशन विजय जो है वो यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू लिबरेट गोवा दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि गोवा जो था वो पहले पोर्टुगीज लोग इसके अंदर रूल करते थे। तो 1961 में जाकर के आपका जो है वो किया गया था, यहाँ पर लॉन्च किया गया था ऑपरेशन विजय को। और आफ्टर आपका 56 सी ए 1987 में से कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला था। ठीक है, और आपका आ जाता है इसके बाद दादरा एंड नागर हवेली। तो ये सब भी आप यहाँ पर देख, इसके बाद आपका आ जाता है दादरा
इसके बाद आपका जाता है दादरा एंड नागर हवेली। तो ये भी आप देख सकते हो, जिसको अब मर्ज कर दिया गया है दमन एंड दीव से। फिर आपका मेघालय आ जाता है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये सब 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये सब 2000 में बने थे, इसको फिर स्टेटहुड का दर्जा मिला। तेलंगाना को 2014 में मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट एज अ ग्लांस। तो आप इसको ऊपर से देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कुछ स्टेट्स को अपने अपने अलग अलग प्रोविजंस मिले हैं, दर्जे मिले हुए हैं उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्योंकि कहीं पे आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, कहीं पर आपके अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं, तो उनके उनको उनके आसानी के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस भी मिले हुए हैं कुछ स्टेट्स को। तो नाम आसमा जीके से याद रख सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे। देखिए 371 में जो है वो तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पहले क्या थे, अभी मैंने आपको बताया बॉम्बे थे, बॉम्बे से ही महाराष्ट्र भी बना और आपका गुजरात बना। तो 371 में आप इसको याद रख सकते हो। अब इसके बाद ABCDEFGHIJ, ये सब कैसे याद रखोगे, तो आप याद रखोगे आप नाम आसमा जीके। ठीक है, तो नाम आसमा जीके से आप याद रख सकते हो। नाम से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, फिर ए से आपका आंध्र यूनिवर्सिटी, फिर आपका एस से है सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा और के से कर्नाटका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, नाम आसमा जीके से। इन सभी के अंदर वही शुरुआत की लाइन आप सभी देख सकते हो, वही लिखी हुई है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ। फिर जो स्टेट है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये हमारा लास्ट पेज आ जाता है आज के वीडियो का। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है और मेरी तबीयत भी थोड़ी नहीं सही है, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा कट्स लेने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए देखिए आपके एक ही स्लाइड के अंदर आ गया है। तो अभी हम लोग इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली सिटीजनशिप की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के अंदर बस सिटीजनशिप को लेकर के बात की गई है। ठीक है, अब सिटीजनशिप किस लिस्ट के अंदर आता है, तो ये एक यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। मैंने आपको 3 लिस्ट भी पढ़ाई थी अपने प्रीवियस वीडियो में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर जो लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, तो वो आपका सिटीजनशिप आता है। तो अब देखिए आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर, क्योंकि 5 से लेकर के 11 तक होता है, तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप ऑन कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या रूल होना चाहिए हमारे भारत की सिटीजनशिप को लेने के लिए, तो आप अगर बॉर्न इन इंडिया में हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आइदर ऑफ द पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, यानी कि या तो आपकी माता या आपके पिता कोई भी अगर इंडिया से बॉर्न है तो फिर आपको भी इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 5 साल, यानी कि अगर 5 साल तक भारत के अंदर रहते हो और फिर आप अपना अप्लाई करते हो सिटीजनशिप को लेकर के, तो भी आप सिटीजनशिप भारत की हासिल कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि भारत की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहता है कि इट प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए थे उनके राइट ऑफ सिटीजनशिप की बात यहाँ पर की गई है, जो कि कुछ पीपल थे उनकी बात की गई है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान से आए उनकी राइट्स के बारे में आर्टिकल नंबर 6 कहता है, और जो पाकिस्तान में गए उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल नंबर 7 में कहता है। ठीक है, कि अगर हमारे भारत से अगर आप चले जाते हो तो आपकी जो सिटीजनशिप भी है वो भी आपकी चली जाएगी। कुछ जो भी इसके रूल्स है उसके अंदर लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है और अगर वो भारत से बाहर रहता है तो उसकी सिटीजनशिप पे क्या चीज़ें होंगी, वो आपका आर्टिकल नंबर 8 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन voluntary acquired the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India, यानी कि अगर कोई भी इंसान बाहर की कोई देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर वो भारत की नागरिकता जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड।
यहाँ पर जो है आपकी डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, ये आपकी आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और देश के भी नागरिकता रखते हो और भारत की भी नागरिकता रखते हो। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, सस्पेंड कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में आपका क्या लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपका जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी गवर्नमेंट आपके राइट ऑफ सिटीजनशिप को नहीं ख़त्म कर सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगा, यानी देखेगा कि राइट ऑफ सिटीजनशिप जो है वो कैसे रहनी है, यानी इसके अंदर क्या अमेंडमेंट वगैरह करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ों को पार्लियामेंट ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। अब हम लोग का जो देश है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका यूके ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यही है कि आप भारत के नागरिक हो, ये फर्क नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हो या नहीं हो, आप मध्य प्रदेश के भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो नागरिकता बस भारत की है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर स्टेट की अपनी अपनी नागरिकता हो। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ आपके सिटीजनशिप एक्ट हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? तो ये आपको बताता है कि आप कैसे सिटीजनशिप को ले सकते हो हमारे भारत में। तो ये तो आपको बाय बर्थ मिलती ही है, जैसे अगर आपको आपका कोई पुत्र होगा तो वो भी भारत की ही नागरिकता उसको बाय बर्थ मिल जाएगी। ठीक है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी का मतलब है कि जैसे असम को जो है वो हम लोगों ने लिया, अपने भारत का हिस्सा बनाया, तो उसके जितने भी लोग थे वो तुरंत क्या हो गए? भारत की नागरिकता रख ली है उन्होंने। ठीक है, तो अगर कोई टेरिटरी बाद में भारत लेता है तो उसके जितने भी नागरिक होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिटीजन हो जाएंगे इंडिया के, उनको क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि नॉट ऑफ इंडिया 12 ईयर ऑफ रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कि अगर कोई भारत का में नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं रखता है, तो उसको 12 साल जो है वो भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, 7 साल आपको रहना पड़ेगा इंडिया में। अब देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को नेचुरलाइजेशन से आना है, यानी कि अगर वो भारत का नहीं है और उसको भारत की नागरिकता लेनी है, तो 12 साल तो रहना ही पड़ेगा, साथ में कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी उसको जाननी होगी। ठीक है, जो कि आपके शेड्यूल 8 में लिखी हुई है, तो उसमें से कोई सी भी एक आप जो इंडियन लैंग्वेज है उसको आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ले सकते हो। ठीक है, बाय डिसेंट, बाय बर्थ, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। कैन लूज सिटीजनशिप थ्रू, यानी कि सिटीजनशिप आप लूज भी कर सकते हो। कैसे लूज कर सकते हो यहाँ पर बताया गया है। रेनेंशिएशन, यानी कि आप खुद से चाहते हो कि अब मुझे को भारत की नागरिकता नहीं लेनी है तो मैं खुद से इसको छोड़ता हूँ, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। टर्मिनेशन, यानी कि वॉलंटरीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री विदाउट इन्फॉर्मिंग, यानी आप सिंपली किसी और देश की नागरिकता ले लिए तो वैसे भी आपकी देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी, अभी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर डेप्रीवेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट माल फंक्शन, हेल्पिंग एनिमी कंट्री एट वॉर विद इंडिया। ठीक है, यानी अगर आप किसी दूसरी ऐसी कंट्री को हेल्प करते हो जो कि भारत की दुश्मन कंट्री है, तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। या फिर आपके पास कोई ऐसा काम करते हो आप जो कि कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में भी आपकी नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। ये हमारे देश का प्रावधान है। रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया वो उसके बारे में तो सभी को पता है। सीए 2019 में सीए लाया गया था। पीपल फ्रॉम 6 कम्युनिटीज़, यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कैन एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वो नेचुरलाइजेशन से आ सकते हैं। हैज़ टू लिव इन इंडिया फॉर 6 ईयर्स, यानी जो इन्हें 12 साल रहना पड़ता था वो ना रह करके केवल 6 साल में ही उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको हटाया गया है, तो वो इसलिए हटाया गया है क्योंकि इन देशों में तो ऑलरेडी मुस्लिम्स की ही ज़्यादा वो है। ये देश अपने आप को वैसे भी इस्लामिक नेशंस कहते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी जो मुस्लिम्स है उनके साथ तो शोषण हो ही नहीं सकता है। जो अदर हमारे रिलीजन के लोग थे उनके साथ शोषण होता था, तो इसीलिए इन्हीं को जो है वो इसके अंदर रखा गया और मुस्लिम्स को इस लॉ के अंदर नहीं रखा गया, हटाया गया। तो होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।